हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का रिवीजन सीरीज कवर कर रहे हैं और आज की इस वीडियो हम लोग टॉप 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यूनिट 10 यानी कि गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया से। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द इंट्रोडक्शंस ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन असेंडिंग आर्डर। तो यहाँ पर कुछ आपको डेवलपमेंट प्रोग्राम्स दिए हैं, आपको इनको असेंडिंग आर्डर में अरेंज करना है। किस ईयर्स में या कौन सी योजना सबसे पहले लॉन्च होती है उस आर्डर में। तो यदि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात की जाए तो ये लॉन्च होती है 2000 में। ठीक। इंदिरा आवास योजना जो है ये 1985 और 86 की योजना है। नेक्स्ट जो योजना है दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और अटल पेंशन योजना, ये दोनों ही योजनाएं 2015 में लॉन्च होती है। लेकिन दीन दयाल उपाध्याय जो ग्राम ज्योति योजना है ये जुलाई 2015 में लॉन्च होती है, जबकि अटल पेंशन योजना मई 2015 में लॉन्च होती है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले आपका बी आएगा, उसके बाद ए आएगा, फिर डी सी, यानी कि यहाँ पर फर्स्ट नंबर जो आपका ऑप्शन है वो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इंदिरा आवास योजना 1985-86 में लॉन्च होती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 में लॉन्च होती है। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 में लॉन्च होती है और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015 में लॉन्च होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिपोर्ट राइट टू इंफॉर्मेशन मास्टर की टू गुड गवर्नेंस वाज सबमिटेड बाय। तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा सबमिट की जाती है? आपके ऑप्शन है द सरकारिया कमीशन, पुंछी कमीशन, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन या सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। तो ये रिपोर्ट सबमिट की जाती है सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन के द्वारा। राइट टू इंफॉर्मेशन मास्टर की टू गुड गवर्नेंस, यानी कि फोर्थ नंबर आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, जिसको सेकंड एआरसी भी कहा जाता है, इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है 31 अगस्त 2005 में। इसके चेयरमैन रहते हैं श्री वीरप्पा मोइली। यह कमीशन सजेस्ट करती है मेजर्स टू अचीव प्रोएक्टिव, रिस्पॉन्सिव, अकाउंटेबल, सस्टेनेबल एंड इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ऑल लेवल ऑफ द गवर्नमेंट में। यह टोटल 15 रिपोर्ट जो है तो सबमिट करती है गवर्नमेंट्स को। ये 15 रिपोर्ट कौन कौन सी है इसको आपको याद रखना है, क्योंकि यूजीसी नेट एग्जाम्स में कई बार इससे क्वेश्चंस भी पूछा गया है। तो जिसमें पहला रिपोर्ट होता है राइट टू इंफॉर्मेशन मास्टर की टू गुड गवर्नेंस, जो क्वेश्चंस पूछा गया था। अदर रिपोर्ट कौन कौन सी वो देख लेते हैं। अनलॉकिंग ह्यूमन कैपिटल, इंटाइटलमेंट एंड गवर्नेंस अ केस स्टडी है। क्राइसिस मैनेजमेंट फ्रॉम डिसअपियर टू होप है। इथिक्स इन गवर्नेंस है। तो ये सभी रिपोर्ट्स आप लोग नोट्स कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, एक बार दो बार पढ़ के रखिए ताकि एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चंस बन जाएं। जैसे पब्लिक ऑर्डर, जस्टिस फॉर ईच एंड पीस फॉर ऑल है। लोकल गवर्नेंस है। कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, फ्रिक्शन टू फ्यूजन रिपोर्ट सबमिट की जाती है सेकंड एआरसी के द्वारा। कंबैटिंग टेररिज्म है, टेररिज्म को कंबैट करने के लिए है। सोशल कैपिटल ए शेयर डेस्टिनी है। फर्बिशिंग ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, स्केलिंग न्यू हाइट्स है। प्रमोटिंग ई गवर्नेंस, द स्मार्ट वे फॉरवर्ड है। सिटीजन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, द हार्ट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट आती है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिपोर्ट आती है, इसके द्वारा सबमिट की जाती है। स्ट्रेंथनिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम्स और स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट, ये सभी रिपोर्ट सबमिट की जाती है सेकंड एआरसी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेनिफिट ऑफ ई गवर्नेंस। तो आपको बताना है ई गवर्नेंस के बेनिफिट्स इनमें कौन कौन से हैं। इट मेक गवर्नमेंट मोर अकाउंटेबल, तो गवर्नमेंट को और ज्यादा अकाउंटेबल बनाता है ई गवर्नेंस, ये बात सही है। इट मिनिमाइज पीपल्स पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट अफेयर्स, तो गवर्नमेंट अफेयर्स में पीपल्स का पार्टिसिपेट मिनिमाइज नहीं करता बल्कि मैक्सिमाइज करता है, बढ़ाता है उसको। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है। इट इनकरेज ब्यूरोक्रेटिक टेंडेंसी, तो ब्यूरोक्रेटिक टेंडेंसीज को कम करता है ना कि इनकरेज करता है। तो यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगा, बेनिफिट्स नहीं होगा ई गवर्नेंस का। इट लोअर ट्रांजेक्शन कास्ट, ई गवर्नेंस ट्रांजेक्शन जो कास्ट है उसको कम करता है, ये बात सही है। इट हेल्प इन बिल्डिंग ट्रस्ट बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन, सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच ट्रस्ट बिल्डिंग का काम करता है ई गवर्नेंस, ये बात भी सही है। तो यहाँ पर फर्स्ट ए डी और ई स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, यानी कि फोर्थ नंबर जो आपका ऑप्शन है वो यहाँ पर आपका करेक्ट होगा।
होगा। ई गवर्नेंस इंप्लाई करता है गवर्नमेंट फंक्शनिंग, जिसमें गवर्नमेंट यूज करते हैं आईसीटी को। ये इंप्रूव करता है ट्रांसपेरेंसी को एडमिनिस्ट्रेशन में, इंपावर करता है सिटीजन्स को इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए, यहाँ पर लेस करप्शन दिखाई देता है एडमिनिस्ट्रेशन में, और इस तरह के कई बेनिफिट्स होते हैं ई गवर्नेंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट अ पर्सन कैन बी अपॉइंटेड चेयरपर्सन ऑफ द लोकपाल इफ ही इज सी, यानी कि लोकपाल के रूप में एक व्यक्ति को चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल अपॉइंटमेंट होने के लिए क्या एलिजिबिलिटी या क्या योग्यता उसके पास होनी चाहिए। तो वह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए, रहा हो, ठीक ना, इज आर हैज बीन ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रहा हो, या इज आर हैज बीन एमिनेंट पर्सन्स रहा हो। ये 3 योग्यताएं होनी चाहिए अपॉइंटमेंट होने के लिए चेयरपर्सन ऑफ द लोकपाल। जो चौथा कंडीशंस दिया है ये नेसेसरी नहीं है यार, यानी कि इज आर हैज बीन एडमिनिस्ट्रेशन विथ एट लीस्ट 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर ए बी और सी 3 जो है तो अपॉइंटमेंट होने के लिए लोकपाल के पद चेयरपर्सन ऑफ द लोकपाल के लिए जरूरी है। तो यहाँ पर थर्ड नंबर जो आपका ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। द चेयरपर्सन ऑफ द लोकपाल क्वालिफिकेशन क्या है, या हुआ तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए, या फार्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, या कोई इमिनेंट पर्सन होना चाहिए, इनपिकेबल इंटीग्रिटी और आउटस्टैंडिंग एबिलिटी उसके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following trait have been introduced by the right to information in politico administrative systems। तो यहाँ पर इनमें से कौन से ट्रेट को या गुण को राइट टू इंफॉर्मेशन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में। कासन, केयर और विजिलेंस, इन तीनों ट्रेड को इंट्रोड्यूस किया गया था। रेड टेपिज्म को कम किया गया था, ना कि इंट्रोड्यूस किया गया। तो यहाँ पर ए बी और सी, ए बी सी यानी कि सेकंड नंबर जो आपका ऑप्शन है वो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब आता है, 2005 में आता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये भी यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंज्यूमर प्रोटेक्शंस एक्ट 2019 इज ट्रू। तो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शंस एक्ट 2019 का आया था उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, वो आपको कौन सा स्टेटमेंट इन नॉट ट्रू है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। पहला है, इट हैज वाइडन द डिफिनेशंस ऑफ कंज्यूमर्स, कंज्यूमर की जो डिफिनेशंस थी उसको वाइडन किया, ये ट्रू है। ये प्रोवाइड करता है ई फिलिंग ऑफ द कंप्लेंट, कंप्लेंट को मतलब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से फिल किया जा सकता है, ये भी सही है। इट इटेब्लिश सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के द्वारा एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की स्थापना करने की बात की गई, ये भी सही है। इट इग्नोर्स द मीडिएशंस एज ए अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, तो ये इग्नोर नहीं करता बल्कि इनकरेज करता है मीडिएशंस को। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपका ट्रू नहीं है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 2019 का आया था, ये इसको इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा के द्वारा रिप्लेसमेंट के लिए 1986 का जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसको। ये रिकॉग्नाइज करता है मीडिएशंस को एज अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर आपको 2 लिस्ट दी हुई है। एक लिस्ट में आपको कुछ योजनाएं दी गई हैं और सेकंड लिस्ट में उसके बारे में दिया गया है वो कब लागू हुआ या उसके बारे में कुछ चीजें दी है, आपको करेक्टली मैच कराना है। ई गवर्नेंस यानी कि नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, ये आता है आपका पंचायती राज 73rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा आता है। रिड्रेसल ऑफ द जो गवर्नेंस है ये ओम्बड्समैन की स्थापना की जाती है, और राइट टू एजुकेशन 2009 में आता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, डी का थर्ड, यानी कि आपका सेकंड नंबर जो ऑप्शन है यहाँ पर वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MG नरेगा 2019 एम टू इम्प्रूव द परचेजिंग पावर ऑफ द रूरल पीपल्स। तो MG नरेगा का एम क्या था कि जो रूरल पीपल्स है उनकी परचेजिंग पावर को बढ़ाया जाए। द फोकस ऑफ द स्कीम इज इन्यूमरेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया, तो किस एरियाज में ये फोकस करता है ये MG नरेगा जो स्कीम्स है वो। वाटर कंजर्वेशन, ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग इसका भी एक एरिया है, फोकस एरिया। रिनोवेशन ऑफ द ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज, जैसे तालाब हो गए इनको रिनोवेशन करना भी था। लैंड डेवलपमेंट, फ्लड कंट्रोल, रूरल कनेक्टिविटी टू प्रोवाइड ऑल वेदर एक्सेस। तो यहाँ पर सभी जो एम्स हैं या फोकस ऑफ द स्कीम था वो सभी होगा यहाँ पर ABCD, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सेकंड नंबर जो यहाँ पर आपका ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्रेसल मैकेनिज्म ऑफ ग्रीवांसेस। तो यहाँ पर रिड्रेसल मैकेनिज्म ऑफ ग्रीवांसेस कौन सा है, तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो आया था 2005 का, यानी सेकंड नंबर जो आपका ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एमंग द फॉलोइंग आर द इंक्लूड इन 9 पिलर्स ऑफ द डिजिटल इंडिया। तो आपको बताना है जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है उसके 9 पिलर कौन कौन से, उनमें से कौन कौन से इनमें से 9 पिलर है। इंफॉर्मेशन फॉर ऑल के लिए बात की गई थी, एक पिलर है। ठीक, अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम की बात की गई, इसमें इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की बात की गई, कनेक्ट मेट्रो सिटीज ऑफ द कंट्री, ओनली मेट्रो सिटीज ऑफ द कंट्रीज, तो ये नहीं होगा। बाकी इसमें तीनों होगा ए बी सी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। तो चलिए देख लेते हैं 9 पिलर ऑफ द डिजिटल इंडिया कौन कौन से। तो ब्रॉडबैंड हाईवे की बात की गई, इसमें यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी की बात की गई, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम्स की बात की गई है, ई गवर्नेंस रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी की बात की गई है, ई क्रांति यानी NEGP 2.0 इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज की बात की गई, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल की बात की गई है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की बात की गई, IT फॉर जॉब्स और अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम्स। तो ये सभी 9 पिलर्स को आपको याद रखना है, एग्जाम से पूछा जा सकता है इस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि यूजीसी एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर से काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके एग्जाम्स, तो इसको आपको याद रखना है इन इंफॉर्मेशंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग स्कीम्स बाय ऑर्डर ऑफ द लॉन्चिंग ईयर। तो यहाँ पर कुछ स्कीम्स दी हुई है, किस ईयर्स में लॉन्च हुआ है उसको आपको बताना है। डिमोनेटाइजेशन कब होता है, नवंबर 2016 में होता है, तो यहाँ पर 2016 होगा। GST यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो एक्ट आता है ये 2017 में आता है, जुलाई में। प्रधानमंत्री जनधन योजना ये आपकी 2014 में लॉन्च होती है, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 में लॉन्च होती है। यानी कि आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, CDAB, यानी कि फोर्थ नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को लॉन्च होती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को लॉन्च होती है। डिमोनेटाइजेशन 8 नवंबर 2016 में घोषणा की जाती है इसकी। और गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट टैक्स एक्ट जो है वो 1 जुलाई 2017 से लागू होता है। ठीक, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग कमेटी इन ऑर्डर इन विच दे अपीयर्ड। तो यहाँ पर कुछ कमेटीज दी हुई है, आपको बताना है कि वो किस ऑर्डर में इटेब्लिश की गई थी, उसके ऑर्डर पे आपको करेक्टली मैच कराना है, करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले संथानम कमेटी आती है जो कि 1962 में आती है। कोठारी कमेटी 1964 में गठित की जाती है। GS वाजपेयी कमेटी की बात की जाए तो 1971, और अशोक मेहता कमेटी 1977। तो यहाँ पर सेकंड के बाद फोर्थ होगा, सेकंड फोर्थ फर्स्ट और थर्ड, यानी कि थर्ड नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो करेक्ट होगा। संथानम कमेटी 1962, कोठारी कमेटी 1964। संथानम कमेटी करप्शन को रोकने के लिए बनाई गई थी। कोठारी कमेटी एजुकेशन सिस्टम्स में इंप्रूवमेंट करने के लिए बनाई गई थी। GS वाजपेयी कमेटी 1971 आती है, ये रिव्यू करने के लिए बनाई गई थी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और सजेस्ट करने के लिए रिफॉर्म्स को। और अशोक मेहता कमेटी आपकी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से जुड़ी हुई है जो 1977 में सेटअप की जाती है। तो ये सभी कमेटीज हैं इंपॉर्टेंट, उनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग इंडिविजुअल वर एसोसिएटेड विद द रिफॉर्म्स इन लोकल गवर्नमेंट, अरेंज देम इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बेस्ड ऑन देयर बर्थ ईयर। यहाँ पर कुछ आपको पर्सनालिटी के बारे में दिया गया है, पर्सन्स के बारे में दिया गया है जो लोकल गवर्नमेंट में रिफॉर्म्स से संबंधित है। आपको इनको करेक्ट इनके बर्थ ईयर्स के आधार पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले लॉर्ड माओ का जन्म होता है 1822 में। फिर लॉर्ड रिपन आते हैं 1827 में। बलवंत राय मेहता का जन्म होता है 1899 में, और अशोक मेहता का जन्म 1911 में होता है। तो ये इस तरह से आपको याद रखना है। तो यहाँ पर सबसे पहला आ जाएगा सेकंड, फर्स्ट, फिर आपका फोर्थ हो जाएगा, और फिर आपका थर्ड हो जाएगा। फर्स्ट नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट होगा। लॉर्ड माओ 1822, लॉर्ड रिपन 1827, बलवंत राय मेहता 1899 और अशोक मेहता 1911
11। तो यहाँ पर आपको किसी भी जो पर्सन्स है उनका क्या टाइम पीरियड रहा है वो लगभग आपको आइडिया होना चाहिए, तब आप लोग इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट लोकपाल बिल वाज इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट इन द ईयर। तो पार्लियामेंट में पहली बार जो लोकपाल बिल है वो कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1968 में इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी कि आपका फोर्थ नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो करेक्ट होगा। तो फर्स्ट लोकपाल बिल जो इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन पार्लियामेंट में वो 1968 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन लिस्ट। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, इनमें से आपको करेक्ट जो स्टेटमेंट है उनको आइडेंटिफाई करना है। नीति आयोग लाइक प्लानिंग कमीशन वाज आल्सो क्रिएटेड बाय एन एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो नीति आयोग एक जिस तरह प्लानिंग कमीशंस को क्रिएट किया गया था उसी प्रकार इसको भी क्रिएट किया गया है नीति आयोग को एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशंस के द्वारा। इसके लिए कोई पार्लियामेंट में बिल या एक्ट नहीं लाया जाता। ठीक, तो करेक्ट होगा। The Consumer Protection Act 2023 has repealed and replaced the earlier Consumer Protection Act 1986। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2023 नहीं बल्कि 2019 ने रिपील और रिप्लेस किया है अर्लियर जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का था उसको। यहाँ पर बी आपका स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। द अर्लीस्ट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड फॉर रिट्रेशन ऑफ सिटीजन्स ग्रीवांसेस इज द रशियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ ओम्बड्समैन। तो रसिया में नहीं बल्कि स्वीडन में सबसे पहले सिटीजन्स ग्रीवांस रिट्रेशंस के लिए इंस्टीट्यूट बनाया गया था। ये स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट हो जाता है। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ARC ऑफ इंडिया रिकमेंडेड द सेटिंग अप ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त। तो फर्स्ट जो ARC थी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन था उसने लोकायुक्त और लोकपाल के नियुक्ति की बात की थी, रिकमेंड किया था, तो ये सही है। द फर्स्ट ARC ऑफ इंडिया वाज हेडेड बाय मोरारजी देसाई। तो फर्स्ट जो ARC था उसको मोरारजी देसाई के द्वारा हेड किया गया था, मतलब उसके अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे, तो ये बात भी सही है। तो यहाँ पर ADE यानी थर्ड नंबर जो आपका ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताने हैं कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट इलेक्शंस टू द स्टेट असेंबलीज। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराता है इलेक्शन स्टेट असेंबलीज के लिए भी और नेशनल जो इलेक्शंस होता है जनरल इलेक्शन उसके लिए भी, तो ये बात सही है। द स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनिसिपल बॉडीज इलेक्शन, तो ये भी बात सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट द डिसीजंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन वुड बी फाइनल। तो अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन से संबंधित कोई डिस्प्यूट होता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, ये बात सही नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। तो यहाँ पर सी नंबर जो स्टेटमेंट है वो आपका इनकरेक्ट हो जाता है। डी ऑप्शन है द इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पोलिंग काउंटिंग डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन। तो इलेक्शन कमीशन के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पोलिंग काउंटिंग और डिक्लेरेशन ऑफ द जो रिजल्ट है इलेक्शन का वो करे, तो ये भी सही है, करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ABD यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, यानी फर्स्ट नंबर जो आपका ऑप्शन है वो यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कॉन्स्टिट्यूट द इसेंस ऑफ गुड गवर्नेंस। तो यहाँ पर कौन कौन से जो स्टेटमेंट है वो गुड गवर्नेंस के बारे में बात कर रहा है। कौन सा स्टेटमेंट? रूल ऑफ लॉ, रेगुलर इलेक्शंस, डाउन साइजिंग ब्यूरोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, ग्लोबलाइजेशन, ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल एडमिनिस्ट्रेशन। तो गुड गवर्नेंस की जो बात है यानी कि उसमें बात की जाती है ट्रांसपेरेंसी की और अकाउंटेबल एडमिनिस्ट्रेशन की, यानी फोर्थ नंबर जो आपका ऑप्शन है वो सही बात कर रहा है या इसेंस है गुड गवर्नेंस का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम पॉपुलेशन बिलो विच पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल आर नॉट कॉन्स्टिट्यूट एज पर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट एक्ट। 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया था उसमें इंटरमीडिएट जो लेवल है पंचायत में वो किस मिनिमम क्या मिनिमम पॉपुलेशन होनी चाहिए उसको स्थापित उसको कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए उसको निर्माण करने के लिए तो 20 लाख मिनिमम पॉपुलेशन होनी चाहिए। अगर उससे कम है तो इंटरमीडिएट लेवल्स पे
इंटरमीडिएट जो लेवल है पंचायत का वो गठित नहीं किया जाता। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 20 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कमेटी ऑन एश्योरेंस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ, जो कमेटी ऑफ एश्योरेंस है वो किस तरह का इंस्ट्रूमेंट है, वो लेजिस्लेटिव कंट्रोल का इंस्ट्रूमेंट है जो हमारी एग्जीक्यूटिव होती है उसके ऊपर। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कांग्रेस प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज इनिशिएटेड द आइडिया ऑफ प्लानिंग कमीशन, तो किस कांग्रेस प्रेसिडेंट के समय में ब्रिटिश राज ने इंट्रोड्यूस किया था आइडिया ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो 1938 में जब कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे सुभाष चंद्र बोस, तो उनके समय में प्लानिंग कमीशन का आइडिया इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है तो यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताने हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। पंचायती राज इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के रूप में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में पंचायती राज के बारे में बात की गई है 39A आर्टिकल्स में, ये बात सही है। सादिक अली कमेटी वाज अपॉइंटेड टू रिपोर्ट ऑन द वर्किंग ऑफ पंचायत सिस्टम्स इन इंडिया, तो सादिक अली जो कमेटी है वो अपॉइंट की गई थी पंचायत राज सिस्टम से संबंधित, राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो ये बात भी सही है। वीके राव कमेटी वाज अपॉइंटेड बाय द प्लानिंग कमीशन, तो प्लानिंग कमीशन के द्वारा वीके राव कमेटी की स्थापना की जाती है, गठित की जाती है 1985 में, तो ये बात भी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। लोकल गवर्नमेंट फिगर इन स्टेट लिस्ट, लोकल गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट में आता है, ये बात भी सही है, यानी चारों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, यानी कि 4th नंबर जो आपका ऑप्शन होगा यहाँ पर वो आपका करेक्ट होगा, ठीक ना। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। सॉरी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 14 में पंचायती राज के बारे में बात की गई है, विलेज पंचायत के बारे में। सादिक अली कमेटी बनती है 1964 में, पंचायती राज सिस्टम को देखने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश की जाती है। जीवी के राव कमेटी प्लानिंग कमीशन के द्वारा 1985 में इस्टेब्लिश की जाती है, और जो लोकल गवर्नमेंट है वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टूल्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, तो इनमें से कौन सा टूल्स है एग्जीक्यूटिव कंट्रोल का ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन में किसके द्वारा एग्जीक्यूटिव किसके द्वारा कंट्रोल करता है, तो सिविल सर्विसेज कोड के द्वारा कंट्रोल होते हैं, ठीक है, स्टाफ एजेंसीज के द्वारा, ये भी सही है, बजट्स के द्वारा, ऑर्डिनेंस के द्वारा, इसके बाद रही शूट अगेंस्ट पब्लिक ऑफिशियल्स, तो ये जजूसरी के द्वारा कंट्रोल करने का काम किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन को, ना कि एग्जीक्यूटिव कंट्रोल है। यहाँ पर ई ऑप्शंस को छोड़े बाकी ABCD आपके चारों ऑप्शंस होंगे जो कि टूल्स है एग्जीक्यूटिव कंट्रोल का ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ABCD। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग एक्ट दैट प्रमोट ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यहाँ पर आपको कुछ एक्ट्स दिए गए हैं, आपको इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है जो ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए लाए गए हैं गवर्नेंस में। तो सबसे पहले प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट आता है 1988 में, सिविल सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट आता है 2000 में, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आता है 2005 में, उसके बाद लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट पास होता है 2013 में, और विसिल ब्लोवर एक्ट 2014 में। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सबसे पहले C, उसके बाद आपका आएगा ECEDAB, यानी कि आपका सेकंड नंबर जो आपका ऑप्शन है वो यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट इनएक्ट होता है 1988 में, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 में आता है, ठीक ना, याद रखिएगा। द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 में, और विसिल ब्लोवर प्रोटेक्शन एक्ट 2014 में आता है, ठीक ना, इनएक्ट होता है। तो ये याद रखिए कब लागू होता है, सभी इंपॉर्टेंट एक्ट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट इज पब्लिश बाय नीति आयोग, तो यहाँ पर कुछ रिपोर्ट दी है, तो इनमें से बताना है कौन सी रिपोर्ट नीति आयोग के द्वारा पब्लिश की जाती है। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जिसको NMPI MPI भी कहा जाता है, तो ये बात यही जो रिपोर्ट्स है इसको नीति आयोग के द्वारा पब्लिश किया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे को नहीं किया जाता, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और नेशनल सैंपल सर्वे ये सभी गवर्नमेंट्स के द्वारा किया जाता है, ना कि नीति आयोग के
द्वारा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जिसको एमपीआई रिपोर्ट भी कहा जाता है। इसको नीति आयोग के द्वारा पब्लिश कराया जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन। तो आपको बताना है फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन का। तो जस्टिस वी बालकृष्णा इराडी ये फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन के, और ये प्रेसिडेंट रहते हैं 1988 से लेकर 1993 तक, ठीक। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने टॉप 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस इन इंडिया से। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा। साथ साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि इस तरह की जो वीडियोज हैं वो आपको लगातार मिल सके। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल नेटवर्क को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम डेली एमसीक्यूज कराते हैं, जिसका बेनिफिट्स आपको एग्जाम्स में जरूर मिलेगा। और साथ साथ वहां पर हमारे सभी लेक्चर्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाती है, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।